अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फायजा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद है रेस्क्यू 1112 की बिल्डिंग में और यहाँ पर आपको मैं आज सारी ट्रेनिंग दिखाऊंगी कि यहाँ पर लोगों को कैसे ट्रेन किया जाता है। मैं आपको सर्विस के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि सर्विस का आगाज़ 2004 में इमरजेंसी एक्ट के तहत किया गया, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए कोई मुनज़्ज़म निज़ाम मौजूद नहीं था। अब जो चीज़ सबसे पहले आप तक पहुँचती है, चाहे कोई एक्सीडेंट हो या सैलाब आया हो या कुछ भी हो, वो है रेस्क्यू 1112। ये तो था मुख्तसर से तारुफ रेस्क्यू 1112 का। अब मैं आपको उनके बारे में बताऊं जो यहाँ पर डीजी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जो इन्होंने इस इदारे की बुनियाद डाली। वो है डॉक्टर रिजवान नसीर साहब। डॉक्टर रिजवान नसीर साहब बहुत सारे इदारों में काम कर चुके हैं और यहाँ पर डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ हुकूमत ने उनकी खदमात के एतराफ़ में उन्हें बहुत सारे एजाज़ात से नवाजा, सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा जा चुका है। आज हम उनसे प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे और यहाँ पर मौजूद है जितने भी रेस्क्यूअर्स, उनसे मिलेंगे और ट्रेनिंग देखेंगे। तो चलिए मुलाकात करते हैं डॉक्टर रिजवान नसीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सर? ठीक था सर, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू जी, आपके आने का शुक्रिया। आई होप हम इसके थ्रू हम मैसेज दे सकें लोगों को कि क्या रेस्क्यू सर्विसेज इस वक्त कर रही हैं, किस तरह से लोग बेहतर तरीके से इन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं और किस तरह से रेस्क्यूअर्स जो है उनकी मदद के लिए, चाहे दिन हो, चाहे रात, आंधी हो, चाहे तूफ़ान जंजला हो, चाहे आग, हर वक्त उनके लिए रेस्क्यू के लिए तैयार होते हैं। माशाल्लाह सर, बिल्कुल हम इस पे ज़रूर बात करेंगे और आपकी अकेडमी का दौरा भी करेंगे। सर, प्रोग्राम का स्टार्ट क्यों ना आपके बचपन से किया जाए। आप मुझे बताएं, आपकी पैदाइश लाहौर की है? जी, लाहौर की पैदाइश है। लाहौर की पैदाइश है। बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? बचपन जो था वो मेरा यहीं पे लाहौर में गार्डन टाउन जो है वहाँ पे थे, और उसके बाद फिर मेरी स्कूलिंग जो थी वो एचसन कॉलेज में मैंने पढ़ा। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, फिर गवर्नमेंट कॉलेज से फिर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, और फिर उसके बाद कहते कहते मैंने मेडिसिन की, फिर स्पेशलाइज़ किया ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर, फिर अपनी फेलोशिप करने के लिए कनाडा चला गया, फिर अमेरिका से फेलोशिप की नी सर्जरी में। और उसके बाद ये था कि साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, चूँकि ये एक शौक़ बन गया था, जुनून बन गया था, ये जो एमरजेंसी मैनेजमेंट का था, इसका मैंने पहली बार 91-92 में स्टडी की थी। अच्छा। उसमें हादसे ये चांसेस ये थे कि हादसे इमरजेंसी में आपको एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। दैट इज़ व्हाट मोटिवेटेड मी टू स्टार्ट दिस वर्क। 95% चांस ये थे कि हादसे इमरजेंसी में आपको एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा इस पे काम करना चाहिए। हम ज़ख्मियों को देखते थे जब आते थे, ना कोई उठाने वाला, ना ले जाने वाला, और मेडिको लीगल केसेस की वजह से लोग भी घबराते थे उनकी मदद करते हुए। तो मैंने कोशिश की कि जितने हुकूमत में एम्बुलेंसेज हैं, फलाही इदारों की एम्बुलेंसेज हैं, उनके ज़रिए एक मौसर निज़ाम बनाया जा सके। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली वो काफ़ी साल हम कोशिश भी करते रहे, लोगों की हमने फ्री ट्रेनिंग भी कराते रहे, वॉलंटियर भी करते रहे, लेकिन वो सिस्टम उस तरह से ना बन सका। कोई भी डायरेक्ट जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। हत्ता कि हर पुलिस पेट्रोलिंग स्क्वाड में हमने 96 में ट्रेन बंदे बिठा दिए, लेकिन वो भी फुल टाइम जिम्मेदारी कि हम एमरजेंसीज़ पे रिस्पॉन्ड करेंगे, लोगों को रेस्क्यू करेंगे, ये नहीं। हम गुडविल के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि हम ये पूरी जिम्मेदारी ले लें, और ये जिम्मेदारी वाला काम है। आज जब हम 4000 एमरजेंसीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर हम टाइमली ना करें, टाइमली हम रिस्पॉन्ड ना करें, तो ऑब्वियसली ये सिस्टम नहीं चलता। तो फाइनली हमने उस वक्त कौमी रिफॉर्म्स करवाए, नेशनल रिफॉर्म्स जब वजारत दाखिला में, और वो उस वक्त आइडिया दिया था कि हम सिविल डिफेंस को रिस्ट्रक्चर कर लें और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है चूँकि उनकी, तो ये उनको काम करना चाहिए। वो रिफॉर्म फाइनलाइज हो गए, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये काम नहीं किया। और मुझे हर किसी ने कहा, डॉक्टर साहब देखा ना, आप अमेरिका के आइडियाज़ देते हैं, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे इस तरह सर्विसेज किस तरह चल सकती हैं, 911, ये 999, ये उधर के आइडियाज़ हैं। और तो चाहे आप अपनी प्रैक्टिस करें, आपका अपना अस्पताल है, आप ये किस चक्रों में पड़े हुए, ये इसके जी ये जाके ये नहीं होने लगा। तो मैं भी फिर जब वो नहीं हुआ 2002 के रिफॉर्म्स, तो मुझे दुख भी था, अफसोस भी था। मैंने सोचा कि शायद मैं ही पागल हूँ कि पता नहीं किस चक्कर में पड़ा हुआ था कि ये जाके मैं कर लूँगा यहाँ पे या हो जाएगा। एंड आई विश कि अगर वो रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट हुए तो शायद ज़िलज़िले में आधे लोग बच जाते, बट वो निज़ाम नहीं हुआ, वापस आ गया। बहुत मायूसी थी। 2003 में वैसे बहुत अच्छा साल था, क्योंकि मैंने अस्पताल चलाया, दुनिया का जो एक एक्सपर्ट या गुरु समझा जाता है घुटने की सर्जरी का, उसके साथ मैंने काम किया था, और उस लिहाज से बहुत अच्छा साल था। प्रैक्टिस भी, मैं बाहर, मेरी ट्रैवलिंग भी बहुत थी, सारी चीज़ें, मैं बाहर ट्रेनिंग्स भी कराने जाता था।
और उसी साल मैंने फिर अपना मैनेजमेंट में भी और इन चीज़ों में भी स्पेशलाइज कर लिया हुआ था और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी स्पेशलाइज किया। सो ये मैंने सारी चीज़ें उस वक्त कर ली थी। पढ़े लिखे बच्चे तो इसलिए नहीं, एक शौक था, आई थिंक एक शौक से जो थी वो सारी चीज़ें मैंने की। डॉक्टर बनने का भी शौक था, बिकॉज जब मैं ज़ख्मियों को देखता था और जब हम सर्जरी करते थे और उसको अगले दिन चलाते थे, जो बंदा माजूर आए, आप सोचिए कितनी बड़ी एक सेटिस्फेक्शन होती होगी। और आज भी जब बिल्कुल तो ये वाली एक, जब हम ज़ख्मियों को देखते थे और उनको कोई मदद करने वाला नहीं था, तो उस पर मुझे दुख और अफसोस होता था। तो फाइनली 2003 में जब हम ये कोशिश करते रहे और फिर हुकूमत पंजाब ने, उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, उन्होंने कहा कि जी आप सिविल डिफेंस को तो भूल जाएं, एक एम्बुलेंस सर्विस शुरू करें। अच्छा 14 एम्बुलेंस से शुरू करना। वहाँ पे भी जब मैंने लेके जाना तो हर कोई हेल्थ डिपार्टमेंट में कहता है जी डॉक्टर साहब अमेरिका की बातें करती हैं, ये किस तरह चलेंगी। हालांकि हेल्थ की खड़ी होती थी वहाँ पे 50 एम्बुलेंसेज, लेकिन लोगों को नहीं मिलती थी क्योंकि निज़ाम नहीं था, ट्रेंड एमरजेंसी पैरामेडिक्स नहीं थे। तो हमने पहली एम्बुलेंस सर्विस आगाज़ किया 2004 अक्टूबर में। पहली बार लोगों को हमने ट्रेन किया एमरजेंसी पैरामेडिक्स को। एम्बुलेंसेज भी यहीं पे हमने डिज़ाइन की और वो 14 एम्बुलेंसेज का दिन है कि उसके बाद से लाहौर में कामयाबी के बाद सारे 12 बड़े शहरों में फैला, फिर रीजनल लेवल पे के बाद फिर सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल से आज तहसील के लेवल पर हुकूमत पंजाब ने जो है वो अब अप्रूवल दिया है कि वो अब सारी तहसीलों में भी जो है इसकी एक्सपेंशन अब मौजूदा हुकूमत इस वक्त कर रही है। चीफ मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश है कि हम पूरा जो है इसको जो हम सारी तहसीलों तक एक्सपेंड कर दें। उसके साथ साथ ना सिर्फ एक्सपेंशन इसकी हो रही है, बल्कि जो मोटर बाइक सर्विस हमने शुरू की वो 9 डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में उसकी सक्सेस के बाद आज उसकी बाकी के 27 अजला में भी एक्सपेंशन को अप्रूव कर दिया गया। अच्छा सर, आप लोगों के फ्यूचर प्लान्स में ये भी है कि इसको आप लोग पंजाब से निकाल के पूरे पाकिस्तान तक फैलाएंगे? जी, हमने ना सिर्फ ये बल्कि जो हम पंजाब आज और जो अकेडमी आप विज़िट करेंगी उसमें हमारी सब पाकिस्तान को ट्रेनिंग देते हैं। तो आज पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में अब सर्विस बनी है, गिलगित बल्तिस्तान में बन गई, आज पहाड़ों पे भी खुदा ना खास्ता आपको इमरजेंसी हो जाए। पिछले दिनों एक हुंजा से आए, उनका एक्सीडेंट हो गया और उनको जब फ्रैक्चर हुआ था और वहाँ पे रेस्क्यू पहुंची, उनको बड़ी खुशी हुई कि वहाँ पे भी आके लोग हमारी मदद कर रहे हैं, सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह से वहाँ पे भी है। अल्लाह ताला से हम इस वक्त बलूचिस्तान के भी लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। अमन एम्बुलेंस सर्विस सिंध की थी, उसको हमने ट्रेन किया था, कराची की थी, वो अब उस तरह से नहीं चल रही। बट मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सिंध और बलूचिस्तान में भी इसी तरह से एमरजेंसी सर्विस मौसर अंदाज से बना दे, ताकि वहाँ के लोगों को भी एहसास तहफ़्फ़ुज़ हो। कोई भी गरीब आदमी भी हो या कोई भी हो, इमरजेंसी हो तो एक नंबर डायल करें 1122 तो उनको फ़ौरन मदद मिल सके और ट्रेंड लोग उनकी मदद के लिए आ सके। वहाँ पे भी एक डॉक्टर साहब होने चाहिए ना, सूबे में होंगे तो फिर ही काम होगा। अच्छा सर, ये जो कॉल्स आती हैं किस किस्म की कॉल, मतलब जेन्युइन कॉल्स ही आती हैं जिन लोगों को ज़रूरत होती है या लोग ऐसे तंग भी करते हैं? जी, नंबर बहुत बड़ा था। हमने उसके बाद से इसके ऊपर एक रिकॉर्डिंग और उस पर वो हमने किया है, उस पर कुछ फ़िल्टर का हमने सिस्टम लगाया है, तो उससे हमने काफ़ी नंबर को कंट्रोल कर लिया। बट वरना बहुत ज़्यादा कॉल्स आती थी हमें। आप अंदाज़ा करें कि अगर हमें डेली की कोई 70-80 हज़ार कॉल्स आ रही हैं, उसमें से 4000 एक्चुअल एमरजेंसीज़ हैं, तो अगर एक एमरजेंसी के 2 या 3 लोग भी कॉल करते हैं तो बहुत सारी अननेसेसरी कॉल्स आती थी। हमारा जो नया डिस्पैच सिस्टम आ रहा है और उसमें जो हमने IVR पहले इंट्रोड्यूस किया है, उसके ज़रिए हम इनको फ़िल्टर कर सकें और अब हमने काफ़ी नंबर को जो है चेक किया है। लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि ऑब्वियसली ये उनकी सर्विस के लिए है, उनकी मदद के लिए है, उनको रेस्क्यू करने के लिए जब भी इमरजेंसी है तो हमें फ़ौरन कॉल करें ताकि हम उनकी बर वक्त मदद के लिए आ सकें, लेकिन बिला वजह हमें कॉल ना करें क्योंकि एक इमरजेंसी नंबर है जी। तो ये ना हो कि दिन के वक्त जो हमें ख़वातीन तंग कर रही होती है और इस तरह शाम के वक्त जो है बच्चे ज़्यादा करते हैं कॉल। तो यार इसको टेस्टिंग के लिए नहीं है ये नंबर, ये एक इमरजेंसी नंबर है। वाकई ख़वातीन ज़्यादा तंग करती हैं? जी, मेरे ख्याल से घर में फारिग होती हैं शायद, तो इसलिए प्रॉब्ली नंबर को ज़्यादा डायल करना पसंद करती हैं। तो पाकिस्तानी इतने वेले हैं और इस तरह से काम करते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से आपके चैनल को भी चाहिए कि एंटरटेनमेंट जो है ना वो एक ये चैनल शुरू कर ले या ऐसा कोई कॉल सेंटर शुरू कर ले, ताकि वो जब बोर हो रही है, उनको खाने पकाने का ना पता चल रहा हो तो वहाँ पे डायल करके वहाँ पे वो अपनी इमरजेंसी ये वाली बता दिया करें। नाम है जी, इस तरह के काम छोड़ दें। अच्छा सर, आपने कहा कि आपकी तमाम इस टाइम में ज़्यादातर लोगों ने आपको डिस्करेज किया, ये कहा कि जी ये अमेरिका नहीं है या ये पाकिस्तान है। तो सर कभी ऐसा मौका भी आया कि बहुत ही ज़्यादा मायूस हुए हो और सोचा हो कि मैं नहीं पढ़ता इस काम, इस झंझट में, और मैं चला जाता हूँ, बाहर सेटल हो जाता हूँ? 2002 में जो था वाकई जब हमने रिफॉर्म्स करवा लिए वज़ारत दाखिला में, नेशनल सूबों ने भी एग्री कर लिया उस पर, और आई विश कि वो रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट हुए थे। और मैंने फिर वाकई सोचा शायद मैं पागल हूँ कि जी मैं किस चक्कर में पड़ा हूँ, ये होंगे भी या नहीं होंगे, लेकिन लगे रहे। और 2003 पूरा साल लगा
तो बट उसके बाद हुकूमत पंजाब ने ये इनिशिएटिव लिया, नेशनल लेवल से हम नहीं कर सके बट हुकूमत पंजाब ने इनिशिएटिव लिया और लाहौर शहर से हमने फिर आगाज़ किया। ठीक, बहुत मुश्किल टाइम्स भी थे, कई बहुत मुश्किल टाइम्स थे, बट आई गेस कभी आई थिंक हमें कोशिश करते रहना चाहिए। फिर अल्लाह ताला वसीले और सबब बनाते हैं। जहाँ पे एम्बुलेंस सर्विस शुरू हुई, फिर जब जंजला आ गया साल बाद, लोगों ने बेबसी देखी और उस वक्त फिर हमने रेस्क्यू टीम का चैलेंज को एक्सेप्ट किया और हमने उसके साथ जो है पहली रेस्क्यू टीम बनाई 2 साल बाद, 1 साल बाद 2006 अक्टूबर में हमने पहली रेस्क्यू टीम बना दी थी। उसके बाद ना सिर्फ वो रेस्क्यू टीम बल्कि हमने उसके बाद उसकी ट्रेनिंग इस तरह शुरू की कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे उसको ट्रेन कर सकें और 2015 में हमने वो जब बेसिक स्टैंडर्ड अचीव किया तो हमें 15 में रजिस्ट्रेशन मिली यूनाइटेड नेशन से और फाइनली हमारा 3 से 4 साल का प्रोसेस था जिसमें उनके पूरे वो बाकायदा आके उनके इंटरनेशनल लोग हमें ऑब्जर्व करते थे। सारी चीज़ें करने के बाद 2019 में अक्टूबर में हमें ये एजाज़ हासिल हुआ कि हम पहली टीम थे जिसको जनूबी एशिया में UN सर्टिफिकेशन हासिल हुई। तो ये मैं समझता हूँ कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। इसी तरह जब बहुत मुश्किल हो गया रिस्पॉन्ड करना तो हमने मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस शुरू की। उसने बहुत बड़ा चैलेंज, वो भी हर कोई कहता था डॉक्टर साहब ये क्या है, ये नहीं चलेगी, ये फेल हो जाएगी, यानी इतना नेगेटिव था कि मैं सोचता था कि यार पता नहीं मैं शायद अलग ही आइडियाज लेके मैं ही पागल मुझे बता रहा हूँ। फायर सर्विस भी जब हम शुरू कर रहे थे वो भी कोई मानने को तैयार नहीं था। आज उसी फायर सर्विस ने जो है ये हमारी इस वक्त 1,75,000 फायर इंसिडेंट्स पे रिस्पॉन्ड किया और अब तक हम 500 अरब से ज़्यादा के नुकसान बचा चुके हैं। और यही जो मोटर बाइक सर्विस जिसको कहते थे नहीं, उसने अब तक 9 लाख एमरजेंसीज पे रिस्पॉन्ड किया है और इस वक्त शहर के अंदर अंदरून इलाकों में और दूसरी जगहों में जाने पर बड़ा मौसर अंदाज से पहुंच जाते हैं और 4 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम है जो कि इंटरनेशनली भी एक अचीवमेंट है। जबरदस्त। ना सिर्फ ये बल्कि एनिमल भी जब बेचारे को जानवर भी फंस जाता है आज हम उसको भी निकालते हैं और 31,000 से ज़्यादा हमने इस किस्म के भी एनिमल रेस्क्यू के ऑपरेशंस किए हैं जहाँ पे कि हमने कोई भैंस गिर गई है कुएं में, कुछ और हो गया है, उनको भी जाके हमें रेस्क्यू, अभी हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से जाके हमें ये कितने डिफिकल्ट ऑपरेशंस होते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने माशाल्लाह से, मैं नहीं समझती अब कोई चीज़ रह गई है इधर जहाँ जिस चीज़ को रेस्क्यू करने के लिए आपने वो कोई चीज़ नई टर्म इस्तेमाल ना की हो या उसको लेके ना आए हो पाकिस्तान में। सर एयर एम्बुलेंस का भी प्लान है आपका? जी, हमारी अब 2 चीज़ें हैं। एक, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का ख़ास तौर पे जो है वो ये है कि हम चूँकि आप देखिए वो जिस इलाके से आते हैं वो बड़ा मुश्किल इलाके हैं, वो पहाड़ी इलाके हैं। अगर आप वो पूरा बलूचिस्तान की ट्रेन देखें और उससे पहले हमारा ये डेरा गाजी खान का कोहे सुलेमान का एरिया, वहाँ पे अगर किसी को इमरजेंसी हो जाती है तो उन इलाकों में 1.5 2 घंटे आप जिस तरह ड्राइव करके उन तक पहुँचते हैं आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इसी तरह हमारी ये काला चिट्टा रेंज हो गई या सॉल्ट रेंज जो है पहाड़ों की, या मरी हिल्स, या कहीं पे भी इस किस्म की इमरजेंसी होती है तो वहाँ पे आपको एयर रेस्क्यू सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। सो हम इन चीज़ों के ऊपर इस वक्त काम कर रहे हैं ताकि ये भी हम सर्विस जो है शुरू करें। साथ साथ हमारी जो कोशिश है वो ये है कि हम हर यूनियन काउंसिल में हमने कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम बनाई है और हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम के साथ हम हर घर में हम एक फर्स्ट एडर ट्रेन कर सकें। आप ऑनलाइन ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं, जाएं हमारी उस पर, तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन लेक्चर मिलेगा, वहीं पे आपका टेस्ट होगा और फिर अगर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराएं तो किसी भी आप तहसील लेवल के स्टेशन पे जा सकते हैं और वहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी आपको देंगे। और मुझे यकीन है कल को खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई इमरजेंसी होगी तो उस वक्त या खुदा ना खास्ता बड़ा सानिया होता है तो वहाँ पे ये सब लोग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह NCC होती थी उसी तरह हम कॉलेजेस में RCC भी शुरू कर रहे हैं ताकि हम लोगों को एक जिम्मेदार शहरी बना सके, वो अपने इलाके को में इमरजेंसीज को भी रिस्पॉन्ड करे, इलाके में इमरजेंसीज की रोकथाम के लिए भी काम करे और ना सिर्फ ये बल्कि अपने इलाके को बेहतर साफ़ सुथरा और सब्ज़ शादाब बनाने के लिए भी काम करें। बिल्कुल। अच्छा सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्योंकि 2004 से अब तक आप इधर हैं और ये काम कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, तो मुख्तलिफ गवर्नमेंट चेंज हुई, सबसे ज़्यादा सपोर्ट किस गवर्नमेंट की तरफ से आपको रही? देखिए, ये कोई सियासी प्रोजेक्ट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जब लोगों की ज़िंदगियाँ बची, मुझे नहीं पता था जब गवर्नमेंट चेंज हुई लोगों ने कहा कि सर और जो मर्जी बंद कर दें, इसको नहीं आपने हाथ लगाना बिकॉज ये मेरी माँ को बचाया उन्होंने, मेरे फलाने को बचाया, मेरे फलाने को बचाया, जो इवन मेरी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड था। तो जहाँ पे 12 अजला हमें बड़े शहरों में चौधरी साहब के टाइम पे सर्विस शुरू हुई, अगली गवर्नमेंट ने फिर उसको तमाम अजला डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एक्सपेंशन की, अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो तहसील की लेवल तक लेके जा रही है। अच्छा चले सर, मेरा ख्याल है कि हम चलते हैं और चल के आपकी अकेडमी का दौरा करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम लेते हैं ब्रेक और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको भी अपने साथ अकेडमी का दौरा करवाएंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायजा बुखारी और हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर रिजवान नसीर साहब। और इस वक्त हम एकेडमी में मौजूद हैं और मैंने जैसे आपको कहा था कि हम एकेडमी का और ट्रेनिंग सेशन का दौरा करवाएंगे। तो सर इस वक्त हम किस जगह पे मौजूद हैं, पहले तो आप ये बताएं। मैं आपको इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में वेलकम करता हूँ। ये एक ऐसी एकेडमी है जहाँ पे आज पूरे पाकिस्तान के जितने रेस्क्यूअर्स हैं और इमरजेंसी सर्विसेज का स्टाफ यहाँ पे ट्रेन होता है। और इस एकेडमी को ये एजाज़ हासिल है कि जो इसकी रेस्क्यू टीम है वो पहली टीम है जिसको साउथ एशिया में यूनाइटेड नेशंस ने सर्टिफिकेशन दी। तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़े एजाज़ की बात थी। ना सिर्फ ये बल्कि सार्क का जो पहला रेस्क्यू चैलेंज था वो भी हमें इस एकेडमी को जो है वो होस्ट किया उसने, और वहाँ पे टीमों को, ताकि जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हम दूसरे सार्क ममालिक से भी शेयर कर सकें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलिए ये हमारा आप देख सकती हैं कि मुख्तलिफ ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ चल रही हैं। ये हमें मुख्तलिफ किस्म के इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे कोई अगर कुएँ में या घर की बना रहे हैं उसमें जिस वक्त नीचे जाता है वहाँ पे टॉक्सिक गैसेस हैं, तो उसके अंदर वो एक नीचे जाता है, उसके पीछे दूसरा जाता है, वो भी उधर ही रह जाता है। तो इस किस्म के कई इंसिडेंट्स होते हैं। तो वहाँ पे किस तरीके से इसने ब्रीदिंग अपरेटस पहना हुआ है और जाके ऐसे कुएँ से जो किसी को रेस्क्यू कर रहा है वो इसको साथ साथ तरबियत दी जाती है ताकि लोगों को ऐसी सिचुएशन में रेस्क्यू अच्छा, कर तो सर कुएं में जो गिरने के वाक़यात होते हैं या इस तरह के, उससे अब तक कितने लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं? काफ़ी है जी इसका नंबर, लेकिन मैं एग्जैक्ट इसमें बताऊं ना सिर्फ ये बल्कि एक और इसमें बड़ा यूनिक है कि कई अक्सर जानवर भी गिर जाते हैं अंदर। हाँ, और अब तक 31,000 से ज़्यादा इस किस्म के हमने एनिमल रेस्क्यू के भी इंसिडेंट्स को परफॉर्म किया। और मेरा ख्याल है कि ये रेशियो जो है बकरा ईद पे ज़्यादा बढ़ जाता है। जी जाहिर बात है, यस उन दिनों काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सही कह रही है बिल्कुल आप। अच्छा, तो ये आप देख ये सर मैं देख के गिरिएगा अंदर, आपको ना रेस्क्यू करना पड़ जाए। तो इसलिए ये आप देख सकती है नीचे कि वो किस तरीके से वो अंदर सह में है और उसको वो ये है जो है रेस्क्यू करके ला रहा है और किस तरह ये ब्रीदिंग अपरेटस पहनेगा और उसके बाद उसको भी लेकर आएगा। ये ना हो कि टॉक्सिक गैसेस से खुद भी जो है वो मुतासर हो जाए। बिल्कुल ज़बरदस्त। तो कितनी देर लगती है इस तरह के काम में? इस पे ज़रूरी चीज़ ये है कि बाहिफाजत इसको किया जाए, कि ये ना हो कि उसको रेस्क्यू करने की बजाय वो भी और ख़ुद रेस्क्यूअर भी जो है वो मुतासर हो जाए। तो सेफ्टी को आप जितना इंश्योर करते हैं साथ साथ ताकि बाहिफाजत उसको रेस्क्यू किया जा सके। और ऑब्वियसली आप देखें चंद मिनटों के अंदर उससे नीचे भी जाके उसने सारा लेकर भी आ गया। बिल्कुल। ये आप देख सकती हैं कि वो ब्रीदिंग अपरेटस वाला अंदर है, इसको पहले हमने इसको रेस्क्यू किया है और वो अब अपना किस तरह से वो एक मसनूई सांस ले रहे हैं ताकि वहाँ पे अगर कोई गैसेज है तो उससे वो मुतासर ना हो। कितनी सारी चीज़ों का ख्याल रखना जी सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, प्रॉपर गियर और उसमें ये आप देख सकती हैं रेस्क्यू किया जा रहा है। फ्लड के ऑपरेशन भी आज रेस्क्यू परफॉर्म करता है और कोई भी अगर 2010 के बाद से कोई भी कहीं पे भी अगर फ्लड हो पंजाब के अंदर तो वहाँ पे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि जितने डूबने के वाक़यात हैं उन पे भी हम जो हैं वो उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं और वो काफ़ी डिफ़िकल्ट वाक़यात होते हैं बिकॉज उसमें ढूंढना, नहरों में जाके दरियाओं में ढूंढना ये बड़ा डिफ़िकल्ट ऑपरेशन होता है। उसमें भी ये सारे हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, सो बोट पे और बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन जितने फ्लड के हैं उनको हम साथ साथ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अच्छा, तो सर जैसे कहा जाता है कि आप लोगों की जो ये सर्विस है ये 7 मिनट के अंदर अंदर रिस्पांस करती है, तो फ्लड वाले काम में भी ऐसे ही होता है? और ये जो लोग डूब जाते हैं 7 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम फॉर इमरजेंसीज है विद इन द सिटी। ओके। फ्लड तो एक आता है एक तरफ से अगर तो दरिया इधर हम दरिया पे सुनते हैं, बाकी लोग, हालांकि जब इस तरह का कोई होता है मौसम बना तो हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा होता है प्लीज़ एहतियात करें मत जाएं, लेकिन लोग जाने से बाज नहीं आते। जी जहाँ पे भी कोई किसी एक जगह जो कि प्लान जगह है वहाँ पे तो ऑब्वियसली रेस्क्यू खड़े होते हैं, लेकिन अगर आप ऐसी किसी जगह पे जहाँ पे कोई भी नहीं है, अब दरिया तो शुरू हो गया एक एंड से दूसरे नीचे एक और कोने तक जाना है, अगर कहीं पे भी वो ऐसी जगह जहाँ पे टोटली अनअटेंडेड है और वहाँ से फिर कॉल आती है तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है वो कितना दूर है, किस किस्म का रास्ता है, तो फिर वहाँ पे भी रिस्पॉन्ड लेकिन करते हैं, वहाँ पे भी रिस्पॉन्ड और उनको भी हम जाके निकालने की कोशिश। तो जब लेकिन इनिशियली आपने स्टार्ट किया था तो आपने तब भी ये सारी चीज़ें रखी थी कि मैं इन सब चीज़ों पे भी काम करूँ? ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट, बिकॉज शुरू में हमने एज एन एम्बुलेंस सर्विस शुरू किया। मैं डॉक्टर जब मैं देखता था कि कोई ना मरीज़ों को उठाने वाला ना ले जाने वाला, हादसे में भी जो लोग थे उनको लोग घबराते थे कि मेडिको लीगल केस बन जाएगा, तो हमने एम्बुलेंस सर्विस शुरू की थी 14 एम्बुलेंस से लाहौर शहर में। और हर कोई ये कहता था डॉक्टर साहब ये अमेरिका नहीं पाकिस्तान है, यहाँ पे सर्विस नहीं बन सकती। तो हमने नहीं सोचा था, लेकिन जब हम पहुँचते थे वहाँ पे और एक बंदा अगर गाड़ी में ट्रैप्ड है, उसको ना निकालने वाला है ना कुछ और, तो कौन करेगा? तो फिर हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। जंजला जब आया उसमें आपने बेबसी देखी लोगों की, तो अब एक चीज़ ये थी कि हम कहते जी हम कुछ ना करें,
किसने करना था? हमने इंतज़ार किया, जब किसी ने कुछ नहीं किया तो फिर हमने इसको चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट किया। 1 साल बाद हमने पहली डिज़ास्टर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम बनाई थी और अब हमारे पास सर्च एंड रेस्क्यू टीम है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यूनाइटेड नेशन से सर्टिफाइड टीम है, जो बाहर भी जा सकती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मैं समझती हूँ बहुत बड़ा क्रेडिट है आपका, बहुत बड़ा। इसी तरह आए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि फायर के ऊपर भी हमने फायर सर्विस जी, की, हम ज़रूर। पहुँच जाते थे आग के इंसिडेंट्स पे तो कोई फायर फाइटिंग का निज़ाम नहीं था। म्यूनसिपैलिटी में आप जानती हैं कि बाहर खड़े होकर पानी मार रहे होते थे जो आग तक पहुँचता ही नहीं था और उनके पास ना फायर टर्न आउट गियर होता था। तो हमने फिर जदीद फायर सर्विस भी शुरू की जिसने अब तक 1,75,000 फायर इंसिडेंट्स पे रिस्पॉन्ड किया और अब तक 500 अरब से ज़्यादा के नुकसान हम बचा तो बहुत ज़्यादा जी, होते हैं बहुत सारे वाक़यात होते हैं। आइए देख सकती हैं मुख्तलिफ़ किस्म का जो है वो फ्लड्स में या वाटर रेस्क्यू का हमारा इक्विपमेंट है। अच्छा, इसमें लाइफ जैकेट्स हैं, लाइफ रिंग्स हैं, लाइफ बॉयज़ हैं। ये हमारा हैज़रडस मटीरियल सूट होता है, स्लज सूट जिसको हम कहते हैं। ये क्या हो रहा है? ये आप अभी देख रही हैं कि यहाँ पे ना हमारी ये कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानी मेडिकल की बेसिकली सब ज़िंदगी बचानी है ना आपने, तो वो उनकी टेक्निक्स में उनको सिखाया जाता है। और कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन ये है कि अगर किसी का दिल बंद हो गया है तो उसको हमने मुतहरिक करना है, तो उसको फिर हम ये कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करते हैं जिसमें छाती को दबाना होता है आपने 1.5 से 2 इंच और तकरीबन 1 मिनट में 100 बार से 120 बार दबाते हैं। तो आप सोचिए इसके लिए अगर आप खुद फिट नहीं है तो अगर 10 मिनट आपने दबाना है तो आपको 1000 बार दबाना है किसी की छाती को, तो आपकी खुद CPR हो रही होगी ना। तो इसलिए कि मसनूई तरीके से अगर सांस देना है तो वो किस तरह देना है, ये आप देख सकती हैं कि मसनूई तरीके से सांस देने का वो दिखा रहे हैं साथ साथ के किस तरीके से। सर तो जो मतलब ये जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं इसके लिए आपने मतलब क्या क्राइटेरिया सेट किया हुआ है? इसके लिए हमारी होती है कि हम एक बेसिक पैरामेडिक कोर्स किसी ने किया और फिर उसको हम इमरजेंसी पैरामेडिक कोर्स कराते हैं। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का कोर्स होता है। अगर किसी को ब्लीडिंग है या उसको कोई चीज़ ऐसी लग गई है तो उसको किस तरीके से पट्टी करना है, अगर किसी का फ्रैक्चर हो गया है तो उसको किस तरीके से करना है, ये ना हो उसकी बेचारी की हड्डी टूटी हुई और बाय द टाइम अस्पताल पहुंचे उसका और मजीद डैमेज हो चुका हो, उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कितने सारे लोग सारी उम्र के लिए मफलूज हो गए बिकॉज उनको जो है अगर कमर की चोट हो तो उसमें जल्दबाजी नहीं करते, उसमें स्पाइन बोर्ड है ये ताकि उसको आपने हिलाना नहीं है, और गर्दन की चोट है तो उसको कॉलर या किसी चीज़ से आपने मोबिलाइज कर देना है ताकि वो मूवमेंट कम से कम हो और उसको बाहिफाजत आप हॉस्पिटल शिफ्ट कर सके, क्योंकि जल्दबाजी में अगर आपने किसी को मूव किया और उसका अगर फालिज हो गया या मफलूज हो गया तो वो फिर रिकवरी बहुत कम पुअर चांसेस होते हैं। तो ये भी तो होता होगा कि अगर कोई इस तरह से किसी के साथ कोई इंसिडेंट हुआ है और वो घर में ही पहले घर वालों ने उसका आधा काम पूरा कर दिया। यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि घर वालों को भी पता हो कि अगर गर्दन या कमर की चोट है तो उसको बहुत एहतियात के साथ डील करना है, बिकॉज उसमें जब आप जल्दबाजी करेंगे और जल्दबाजी में अगर आपने उसकी कमर ऑलरेडी टूटी हुई है, फ्रैक्चर है और वहाँ से उसको कर दिया तो फिर उसके बाद रिकवरी बहुत पुअर है। इवन सुपरमैन जिस वक्त घोड़े से गिरा तो उसके बाद उसके साथ जो गुजरी वो आप उसकी स्पाइनल इंजरी, उसकी रिकवरी जो है बहुत पुअर होती है। ये एक जदीद एम्बुलेंस है, आप देख सकती हैं, ये भी सब कुछ पाकिस्तान के अंदर ही हमने डेवलप किया है, जिसमें ऑटोमेटिक लोडिंग स्ट्रेचर है, ये स्पाइन बोर्ड है, ये AC में ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर है, मॉनिटर होता है, इसमें सक्शन और इसमें दिल को मुतहरिक करने के लिए, बाकी ट्रीटमेंट देने के लिए इसमें सारी चीज़ें जो है वो साथ साथ दी जाती हैं। वेंटिलेटर भी अंदर ही है? जी, वेंटिलेटर भी इसके अंदर, साथ ही नीचे रेस्क्यू का सामान भी है ताकि अगर कोई बंदा गाड़ी में ट्रैप्ड है कहीं पे उसको बाहिफाजत हम निकालेंगे तो उसको मेडिकल केयर कर सकेंगे, तो इसलिए ये साथ ही चीज़ें दी गई। इसी तरह ये लाइफ जैकेट्स होती हैं ताकि अगर कोई बंदा डूब रहा है उसको भी फ़ौरन करना पड़े तो उस वक्त फ़ौरन जाके उसको रेस्क्यू कर। ज़बरदस्त। सर इस वक्त आपके पास कितनी एम्बुलेंसेज है? इस वक्त हमारे पास कोई 800 एम्बुलेंसेज हैं जो पूरे पंजाब में और मुख्तलिफ तहसीलों में भी इस वक्त काम कर रही हैं। और सिर्फ लाहौर में कितनी है? लाहौर में इस वक्त हमारी 50 ऑपरेशनल होती हैं और 300 मोटरसाइकिल्स हैं जो कि मोटर बाइक भी और रेस्क्यूअर का स्टाफ है, क्योंकि जब से ये ट्रैफिक में इजाफा हुआ तो हम आपको दिखाएंगे कि अभी मोटर बाइक ट्रेनिंग भी किस तरह से होती है। अच्छा। उसमें जो है उसको हमने दिया है ताकि वो गुंजान आबाद इलाकों में और घर में भी इमरजेंसी हो तो उसको फ़ौरन रिस्पॉन्ड कर सके। ये आप देखें, एक वैसे ही आग लगी है, अब ये फायर फाइटिंग की इस वक्त ड्रिल हो रही है। अच्छा। जो ट्रेनिंग में तो ये किस तरीके से क्विकली मूव करना है, ये जो उन्होंने उठाया हुआ है ये भी कोई 10 किलो का होता है, इसको उठा के इसी तरह रन करना, इस होज़ को फ़ौरन ले डाउन करना। और फिर मुख्तलिफ हमारी गाड़ियाँ हैं जो कि एक पहली ट्रैक व्हीकल है वो कोई 3,500-4,000 हज़ार लीटर पानी लेके जाती है, दूसरी 8,000 लीटर, और अगर बहुत बड़ी फायर हो तो फिर वाटर बाउजर होता है जो कि 18,000 लीटर से फायर फाइटिंग आता है। ये हमने फायर फाइटिंग का एक टेक्निक डेवलप की, एक सिस्टम, बिकॉज हमारे यहाँ पे बाहर देखें तो लाल रंग के हाइडेंट लगे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे नहीं है। तो अगर ये आप देख सकती हैं, अब ये जो फायर फाइटिंग कर रहे हैं इसमें ये जो अब वाइट है ये फोम है, AFFF फोम कहते हैं, ये केमिकल या ऐसी फायर्स के ऊपर जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इतना सब कुछ होने का पहले किसी ने नहीं सोचा था।
ये मैं समझता हूँ, यही मैं सोचता था कि क्या बात है, अगर वेस्ट ने आज से 60-70 साल पहले ये सर्विस बना ली, हम क्यों नहीं बना सके। तो मुझे एक ही चीज़ समझ आती थी, ये मैटर ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ है। जहाँ पे इंसानी ज़िंदगी की कदर है, वहाँ पे आप अस्पताल में एटीट्यूड भी डिफरेंट देखेंगे, वहाँ पे सड़क पे भी एटीट्यूड डिफरेंट देखेंगे, और वहाँ पे ये सर्विसेज आज से कितने 70 साल पहले होनी चाहिए थी, बिल्कुल। लेकिन चले, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सबसे बड़ी चीज़ कि जी हम नहीं कर सकते, हर कोई ये कहता था ये हो ही नहीं सकता पाकिस्तान के अंदर। अल्लाह का शुक्र है आज ना सिर्फ हमने सर्विस बनाई ऐसी, बल्कि आज वो जनूबी एशिया के लिए एक मॉडल है। अच्छा, जब सब लोग आपको ये कहते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, तो बातों से इंसान डिस्करेज भी तो होता है, तो डिस्करेज हुए कभी? टाइम थे जब हमने ये शुरू किया, और मैं सिविल डिफेंस को रीस्ट्रक्चर करना चाह रहा था कि हम, उनका काम है वो, ये क्यों नहीं करते। तो हमने कोशिश भी की, सारा कुछ कर भी लिया, वजारत दाखिला के साथ हमने कौमी रिफॉर्म्स भी कंप्लीट कर लिया, और सब ने कहा कि जी नहीं होगा। और 2002 में जो है वो नेशनल रिफॉर्म्स बल्कि अगर कंप्लीट हो गए होते तो शायद जंजले में आज आधे लोग बच जाते, नहीं हुए। तो समय वापस आ गया 2003 में। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। तो उन्होंने कहा, देखा ना, हमने कहा था ये नहीं हो सकता, ये पाकिस्तान है। मैंने कहा शायद मैं ही पागल हूँ जो टाइम भी ज़ाया किया, अपनी प्रैक्टिस भी छोड़ी, सब कुछ ये किस चक्कर में। लेकिन उम्मीद नहीं हारी, और 2004 में फिर मुझे उस वक्त जो थी हुकूमत पंजाब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, उन्होंने कहा जी कि आप इसको सिविल डिफेंस को भूल जाएं, नई एक एम्बुलेंस सर्विस शुरू करें। विच एक अच्छा मौका था कि हम एक मॉडल बना के दिखाएं, और उस वक्त फिर हमने मॉडल बना के दिखाया, और वो 14 एम्बुलेंसेज से हमने आगाज़ किया था। आज वही एम्बुलेंसेज ना सिर्फ सारे ज़िलों में एक्सपेंशन हुई, बल्कि तहसील लेवल तक एक्सपेंशन हुई, और उसके बाद हमने फिर रेस्क्यू टीम बनाई, जिसने आज जो मॉडल है साउथ एशिया के लिए। फिर उसके अलावा हमने फायर सर्विस का चैलेंज लिया, और आज उसी फायर सर्विस ने 1,75,000 फायर इंसिडेंट्स पे रिस्पॉन्ड किया, और अब तक 500 अरब से ज़्यादा का नुकसान। ये मोटर बाइक सर्विस आप सोचिए, अब तक इसने 9 लाख एमरजेंसीज पे रिस्पॉन्ड किया है शहर के इलाके में, और 4 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम है एवरेज, जो कि इंटरनेशनली भी एक अचीवमेंट है। तो ये कैसे लेते हैं? मैं खुद भी हैरान हो रही हूँ। इसके लिए हमने सिस्टम बनाया। हमारा कॉल का जो सिस्टम, जब आप कॉल करती हैं तो जिस वक्त आप बात कर रही हैं उसी वक्त तक हमारे अगले नंबर पे मोटर बाइक के साथ वो इंगेज कर चुका है। तो जिस वक्त आप एक्सप्लेन कर रही हैं मोटरसाइकिल रास्ते में, उस वक्त आप तक पहुंच रहा है। ज़बरदस्त। ये हमारा जो हमने नया डिस्पैच सिस्टम डेवलप किया, उसके बगैर ये चीज़ मुमकिन नहीं थी। सो थ्रू दैट डिस्पैच सिस्टम। तो 4 मिनट का टाइम तो कोई टाइम ही नहीं है ना, उसमें माशाल्लाह अगर रिस्पॉन्स करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये रेस्क्यू बाइक्स कितनी हैं? हमारे पास 900 बाइक्स हैं इस वक्त, मोटर बाइक्स हैं, और जो 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं जो वहाँ पे इस वक्त पंजाब के ऑपरेट कर रही हैं, और इन्होंने अब तक 9 लाख एमरजेंसीज पे रिस्पॉन्ड किया है, और अपना एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 4 मिनट का बरकरार रखा है, जो 4 मिनट पे मैं हैरान हूँ। देखिए, जो कि इंटरनेशनली भी एक अचीवमेंट है बहुत बड़ी। और अब हुकूमत पंजाब ने इसकी सक्सेस को रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, बाकी के 27 जो हमारे ज़िले हैं उनमें भी इनकी एक्सपेंशन को अप्रूव किया है, और उसके साथ अब ये सर्विस एक्सपैंड होकर तमाम ज़िलों के अंदर होगी, ताकि वहाँ पे भी जो अंदरून इलाका है, ट्रैफिक के रश है, तो उन सब जगहों पे जाके, घर में भी जाके ये मेडिकल सारी असिस्टेंस दे आते हैं, जिसमें इनमें सब इनके पास मेडिकल ट्रीटमेंट का है। कोई दमे का मरीज़ है उसको नेबुलाइज कर लेते हैं, किसी को कार्डियक अरेस्ट है वो वहाँ पे रिवाइव कर सकते हैं, किसी को इवन इंजरी हो गई है तो उसके साथ स्प्लिंट वगैरह होती है, वहीं पे जाके ट्रीटमेंट दे देते हैं। तो वैसे ये सारी चीज़ें मेरे लिए भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था। मुझे ये था कि अल्लाह माफ़ी कोई बड़ी इमरजेंसी होती है तभी शायद हम रेस्क्यू कॉल करते हैं, लेकिन इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी आपने छोटी जो लाइफ थ्रेटनिंग हो, मैं उस पर ज़रूर लोगों से अपील करूँगा कि आपकी सर्विस है, जब भी आपको इमरजेंसी हो, हमें बर वक्त कॉल करें। लेकिन हमें थोड़ा गिला भी है कि दिन के वक्त हमें लड़कियाँ बिला वजह कॉल करके नंबर पर तंग करती हैं। अच्छा, तो इसलिए ये इमरजेंसी नंबर है, इसको आपने बिला वजह मसरूफ़ नहीं रखना। अच्छा सर, मतलब किस किस्म क्या बातें क्या कहती हैं, क्या कॉल्स हैं? इमरजेंसी हो गई है, मुझे इस वक्त बिरयानी बना रही थी, मुझे बिरयानी नहीं बनाई जा रही, तो हमें बता दीजिए कि किस तरीके से बनाऊंगी। कॉल्स आती हैं। हाँ। वाह, मतलब मेरा ख्याल है कि अगर जब आप लोग इतना अच्छा काम करें तो आवाम में अवेयरनेस होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि किस चीज़ को किस तरह से करना है। तो आग लगने की भी कॉल्स आ जाती है कि इस वक्त जो है मेरे दिल में आग लगी हुई है, तो इसलिए बचा दी। ओह माय गॉड, मैं समझी थी आप कह रहे हैं कि शायद वाकई आग लगने की। अब ये दिल में आग लगी है भाई, जिसने लगाई है उससे जाके पूछे। अच्छा सर, ये क्या हो रहा है? तो इस किस्म की फायर फाइटिंग हम नहीं करते। बिल्कुल, इस तरह की चीज़ों से, इस तरह की कॉल से इज्तनाब करें जी। अब आप देख सकती हैं कि ये बर्न हाउस है जिसमें एक्चुअल रियल टाइम ट्रेनिंग दी जाती है। ये इन्होंने फायर टर्न आउट गियर पहना हुआ है, जिसकी मदद से ये एंट्री कर रहे हैं। अंदर धुआं है और इस वक्त पूरी आग लगी हुई है, जिसकी वजह से नज़र नहीं आ रहा।
ये पहले उसको चेक कर रहे हैं कि इसका फ्लोर स्टेबल है। दरवाजे को बड़े एंगल से साइड से खड़े होकर खोलना होता है ताकि एकदम आपके ऊपर फायर ना आ जाए, फ्लैश ओवर बैकड्रॉप ना। इसी तरह से ये एंट्री करेंगे पूरे फ्लोर को चेक करते हुए। ये एक टिपिकल बिल्डिंग है जिसमें बेसमेंट में गोदाम है जिसमें सारी चीज़ें स्टोर की गई हैं और यहाँ पे ऊपर दुकानें हैं और उसके ऊपर फ्लैट्स हैं। तो इसमें जाके बिल्डिंग में अंधेरे में जाके सर्च करना, लोगों को ढूंढना कि अंदर कोई बंदा ट्रैप तो नहीं है, वो बड़ा मुश्किल ऑपरेशन होता है। तो उसमें किस तरह वॉल टू वॉल सर्च करते हैं, फ्लोर की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो साथ साथ इनको सिखाई जाती हैं। वरना यहाँ पे तो अंदरून में इतने इस तरह की बिल्डिंग्स और बहुत सारे आप अंदाज़ा कर सकती हैं इससे पहले क्या हालात होंगे कि बाहर से लोग पानी मार रहे होते तो अंदर आग होती थी, वहाँ तक कोई पहुँचता ही नहीं था। तो इसलिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। फिर हमारे लाल जो हाइड्रेंट है वो बाहर एक ट्रक भी जाता है तो काफ़ी होता है, बिकॉज वो हाइड्रेंट से कनेक्ट कर देता है और वो पानी उनके पास काफ़ी होता है। हमारा चूँकि हर बार अब सोचें अंदरून शहर के इलाका पानी भी ना हो, हर बार ट्रक पानी भरने जा रहा हो, तो किस तरह फायर फाइटिंग कर सकते हैं। तो ये आज सोशल चेंज कर रहे हैं। बहुत सारे हाइड्रेंट हमने लगवाए भी हैं और तो मेरी हर एक से बल्कि अपील भी होगी कि अपनी बिल्डिंग जहाँ पे आप करोड़ों रुपया लगाते हैं वहाँ पे आपका वाटर टैंक है, भाई लाल रंग का हाइड्रेंट जो लगा होता है वो ज़रूर लगाएं ताकि उससे आप खुदा ना खास्ता अगर कोई एमरजेंसी हो इफेक्टिवली फायर फाइटिंग कर सके। दूसरा जो है वो अपनी अखराज की जो वहाँ पे स्टेयर्स हैं वो ज़रूर रख रहे हैं ताकि अगर खुदा ना खास्ता एमरजेंसी हो आप वहाँ से निकल सकें। ये अब अंदर से वो किसी को सर्च करके लेकर आ रहे हैं। तो ये उन्होंने एक सिस्टम को रिकवर कर ज़बरदस्त। सर ये मैं बहुत बड़ा फायर टावर देख रही हूँ, ये क्या है? जी, ये जो जिस तरह ये नई बिल्डिंगें बन रही हैं हमारे लिए एक चैलेंज है, बिकॉज ये जो पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई हैं उनमें सही तरीके से निकलने के रास्ते नहीं थे। उनमें किस तरीके से रेस्क्यू करना है ये उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। ये अगर ऊपर बंदा कोई ट्रैप्ड है तो उसको किस तरीके से लेकर आना है ये नीचे लेकर आ रहे हैं। इसी तरह से अगर हाइट से रिपेलिंग करनी है तो वो जो है वो रिपेलिंग करते हुए आपको कहेंगे कि ये जो है वहाँ पे रिपेलिंग कर रहे हैं। और इसी तरह ये हमने मॉडल बिल्डिंग बनाई है कि इसमें अगर हमने सीढ़ियाँ डिज़ाइन की हैं कि सीढ़ियाँ आपकी बाहर की तरफ खुल रही हैं और एक सिर्फ फायर डोर हो जो कि उनमें उनको सेपरेट करता हो ताकि अगर खुदा ना खास्ता इस फ्लोर पे आगे ऊपर वाले को निकलना है तो वो ट्रैप ना हो जाए बल्कि वो निकल सके। तो सिर्फ अगर सीढ़ियाँ आपने सही तरीके से डिज़ाइन की हो, बाहर हाइड्रेंट लगा हुआ हो तो कम से कम लोग महफूज रहेंगे। आइए आपको भी ऊपर लेके चलते हैं और हाइट से। सर इतनी बड़ी इतनी लंबी बिल्डिंग से नीचे कैसे आएंगे? चढ़ना ऊपर मुश्किल होगा, सीढ़ियों पे जाना। वापसी पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम आपको रस्सी से जो है नीचे रेस्क्यू कर लेंगे। ये देख लीजिए डॉक्टर साहब के ये भी प्लान्स हैं। लेकिन उसके ऊपर हम पहले सर्टिफिकेट लेते हैं कि आप अपने रिस्क पे ऊपर जा रहे हैं, मर्जी से जा रहे हैं। और ये भी जमानत नहीं आप दे रहे हैं कि हम वापस सही आएंगे, जल्दी वापस आएंगे। नहीं, रेस्क्यू जो है वो रेस्क्यू कर लेता है। आज 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हमने रेस्क्यू किया। बिल्कुल हम लोग अपनी रेस्क्यूअर्स अपनी ज़िंदगियां खतरे में डाल के लोगों की ज़िंदगियां बचा रहे होते हैं। इसीलिए दुनिया में फायर रेस्क्यूअर्स को एक बड़ी रिस्पेक्ट की निगाह से देखा जाता है। ऊपर मुझे देख के इनको मुझे डर लग रहा है जी। तो कितनी एप्लीकेशंस आती हैं, किस तरह से लोग रजिस्टर होते हैं? जी, इसके लिए हमारा जब भी हमारे पास वैकेंसीज होती हैं हम एडवर्टाइज़ करते हैं बड़े न्यूज़पेपर्स में और फिर उसके बाद जो है वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं। बाकायदा एक PTS एक पेशेंट वो जो है टेस्टिंग सर्विस NTS या पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस उनका हाल है, ठीक है। तो इसलिए वो जो है उसका बाकायदा वो टेस्ट लेते हैं, थर्ड पार्टी टेस्ट लेती है, फिर उसका फिजिकल टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो क्वालिफाई करता है फिर वो फाइनली इंटरव्यूज़ तक आता है। और फिर इंटरव्यू के बाद एक्सटेंसिव ट्रेनिंग है 6 महीने से 1 साल की, उसके अंदर फिर जब यहाँ पे ट्रेनिंग हो जाती है फिर उसके बाद उसको फील्ड में भेजा जाता है। तो एज लिमिट कितनी होती है इसमें? एज लिमिट हमारी 20 to 30 ईयर्स के दरमियान, 20 से 30 साल के दरमियान। तो यहाँ पर फीमेल्स भी होती हैं? जी, फीमेल्स के ऊपर भी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, बल्कि उनके लिए रिजर्व सीट्स भी होती हैं। नजर नहीं आ रही। ये हमारे 7 फीमेल नहीं, ऑफिसर्स इनको तो छोड़ देना, इनको तो छोड़ दें। आप फीमेल ऑफिसर्स को काउंट नहीं करती? इनकी तो माशाल्लाह से अपनी एक अलग है। हाँ, तो खड़ी थी। शायद हाँ, सिर्फ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिकॉज दुनिया में भी अगर आप देखें तो जितनी भी एम्बुलेंस सर्विसेज हैं और स्पेशली जो फायर सर्विसेज है, बिकॉज इट्स अ फिजिकली डिमांडिंग जॉब, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ख़वातीन नज़र नहीं आएंगी। तो लेकिन इट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर देम, अगर वो आना चाहती हैं और अगर फिजिकल अपनी फिटनेस को मेंटेन रखना चाहती हैं, चैलेंज लेना चाहती हैं, तो वो मेरे ख्याल से आज आपको एज अ रोल मॉडल आपको ऊपर लेके चलते हैं। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं चैलेंज, मुझे समझ नहीं, इनको कहेंगे कि ज़रूर आए। मुझे समझ नहीं आ रही है डॉक्टर साहब को क्या है, डॉक्टर साहब चाह रहे हैं मैं वापस बच के ना जाऊँ आज यहाँ से। देखें ना फीमेल्स, अगर आपने आज ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो फिर सारी खवातीन जो है पाकिस्तान की एक्सेप्ट करेंगे चैलेंज को। अभी मुझे और कुछ प्रोग्राम्स करने हैं। अच्छा
जी, ये 5 फीट टावर है। मुझे याद है जब पहली बार मैं भी इसी तरह टावर पे चढ़ा तो मैंने जोश में आके कहा कि जी सबसे मुश्किल काम क्या है। मैंने कहा टावर पे चढ़ना है। तो वो जो पहला बैच था हमारा ट्रेनिंग कर रहा था, मैं टावर पे ऊपर चढ़ गया। जब मैंने नीचे देखा तो मैंने कहा ये तो गलती हो गई है। लेकिन आई रियलाइज कि इसके बगैर नहीं है। तो जब तक मैं खुद नहीं करूँगा तो फिर मैं अपने लोग टीम को नहीं कह सकता। अरे तो वाह। चाहे वो हाइट से रेस्क्यू हो, चाहे वो गोताखोरी हो, अच्छा, ये सारे के सारे काम आपने पहले खुद किया खुद हुआ? किया है और उसके बाद फिर मैं दूसरों को कहता हूँ कि ये काम करो। इनमें से सबसे मुश्किल टावर पे चढ़ना ही लगा। टावर पे चढ़ना, हाइट पे, जब स्पेशली हाइट का किसी का फोबिया हो। मुझे आज तक याद है कई केसेस जो कि ये जहाँ पे वो थे ऐसे केसेस जिसको डर था, मैं उसको हर बार लेकर ऊपर चढ़ना जो वीक था जून जुलाई के टावर में। तो उसको एक दिन इतना था कि उसने ऐसे पकड़ लिया था तो पूरा उसकी यहाँ से जो थी ना जल गई उसकी लिटली, और टी शर्ट उसकी खुल गई थी। तो अगली बार मुझे कहता है सर मुझे गोली मार दे, मैं लेके जा रहा आपने। ये इसी तरह ये जो अभी आपने देख रही थी कि ये हमारा यहाँ पे ये हमारा 5 फीट टावर है और इसके अंदर पूरी एक ड्रिल होती है जिसमें उन्होंने ऊपर चढ़ना है और ये तकरीबन 35 किलो का वज़न है जो कि लेके उसने ऊपर चढ़ना है चौथी मंजिल पे। वहाँ से जाके उसको फिर उसने क्यों करना है, फिर वापस नीचे आना है और उसके बाद उसने फायर फाइटिंग करनी है। और ये पहले अगर फोर्सेबल एंट्री है कहीं पे, अगर कोई ऐसा है जहाँ पे ट्रैप हुए हुए लोग वहाँ पे उसको करना है और फिर उसके बाद ये ड्रैग करके बॉडी को या जो भी बंदा जो जख्मी है उसको वापस बाहर लेकर आएगा। तो बड़ी ये टफ ट्रेनिंग है और जो चंद मिनटों में आपने परफॉर्म करनी है। बहुत टफ ट्रेनिंग है माशाल्लाह। जो फायर फाइट चैलेंज कहते हैं पे लेके जा रहा हूँ। सर्दी में भी हो, चाहे अगर कोई डूब रहा हो तो हमें उसको भी रेस्क्यू करना पड़ता है। तो आप सोच सकती हैं कितना मुश्किल होता है। इसलिए हर रेस्क्यूअर के लिए स्विमिंग को जानना ज़रूरी है। तो इसलिए ये इस वक्त जो है वो हमारी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको दी जाती है। और उसके साथ ना सिर्फ ये बल्कि तैराकी की ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि साथ साथ जो है अगर डाइविंग की भी, ये आप देख सकती हैं कि ये भी एक डाइवर है और इसको डाइविंग की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसी में आगे कुएं बने हुए हैं बीच में जिसमें जाके आपको रेस्क्यू करना होता है। कोई 20 फुट नीचे तो उसमें जाके किसी को रेस्क्यू करना है। अगर किसी की बॉडी है या किसी बंदा अंदर डूबा हुआ है उसको रेस्क्यू करने के लिए टीमें जो है हमारी जाती हैं। क्योंकि ये भी एक चैलेंज था, कौन जाएगा, कौन हमें कॉल करेगा, उस वक्त किसको बुलाएंगे। तो फिर हमने ये भी ट्रेनिंग दी और उसके बाद ये हमने अब टीमें ट्रेन होती हैं जो कि हर ज़िले में कर रही हैं। सर अब तक कितने लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं? तो 15,000 के करीब इस वक्त डूबने के वाक़यात हैं जिन पे हम रिस्पॉन्ड कर चुके हैं। जो है ये सर, ये क्या हो रहा है? ये एक बच्चा है जो कि डूबा हुआ था, उसको निकाल के लाया है और अब इस वक्त उसके जो है वो सांस को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको जो है वो उसका एक ख़ास तरीका होता है, उसमें ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाते बल्कि सिर्फ उंगलियों से उसकी छाती को दबाते हैं। ये वाले सर वाकयात भी बहुत सारे हो जाते हैं घरों जी में। जी, घरों में बच्चे गिर जाते हैं, घरों में बच्चों में उनमें कोई चीज़ फंस जाती है, उसमें उनको आना चाहिए। बल्कि सबको मैं कहता हूँ फर्स्ट एड सीखनी चाहिए। हमारे सिर्फ स्टेशन पे जाएं, ऑनलाइन रजिस्टर करें RCC पे, ऑनलाइन आपको ट्रेनिंग मिलेगी और लाइफ सेवर आपकी ये ट्रेनिंग होगी। और ना सिर्फ ये बल्कि उसके बाद जब आपने ये बेसिक ट्रेनिंग ले ली है और उस पर टेस्ट ले लिया, फिर आप हमारे करीबी स्टेशन पे जाकर रेस्क्यू, हर तहसील लेवल पे स्टेशन है, वहाँ पे आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी हासिल कर सकते हैं कि कल को खुदा ना खास्ता आपके घर में भी इमरजेंसी होगी तो ये ज़िंदगियाँ बचाने में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये हमारी पूरी टीम है, रजिस्ट्रार अकेडमी है, हमारी सेफ्टी विंग को, फायर विंग को लीड करते हैं। तो ये हमारी सारी टीम है जो कि हर वक्त इस किस्म की ट्रेनिंग्स को जो है वो इम्पार्ट कर रही होती है ताकि हमारी हर वक्त टीम जो है वो तैयार रहे, जो रेस्क्यूअर यहाँ से निकले वो ट्रेंड हो। और अपनी फिर ज़रूरी ये है कि अपनी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, अपनी फिटनेस को मेंटेन रखें ताकि वो इफेक्टिवली किसी भी इमरजेंसी पर रिस्पॉन्ड कर सकें। तो आपके स्टाफ में कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ पे थोड़े से होते हैं मेंबर्स जो कि हेड क्वार्टर्स पे, यानी कुछ एकेडमी के अंदर हैं जो ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हैं। हेड क्वार्टर पे मॉनिटरिंग सेल है जहाँ पे चंद ऑफिसर्स होते हैं, ऑपरेशन में हो गया, मॉनिटरिंग सेल में हो गया, इंफॉर्मेशन विंग में हो गया। तो ये कुछ ऑफिसर्स हैं जो कि बाकायदा हमारे साथ मॉनिटर करते हैं ताकि सारे ज़िले एक ही लेवल पे चल रहे हो। ये ना हो कि लाहौर का एक और स्टैंडर्ड है तो रहीम यार खान का कोई और स्टैंडर्ड है। सबका एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड रखने के लिए हमारा मॉनिटरिंग सेल है और इस अकेडमी में एक ही लेवल की सबको ट्रेनिंग दे के भेजा जाता है। ये हमारा सर्च एंड रेस्क्यू साइट है। एक साइट है जिस तरह 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी हुई है और इसके अंदर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करना है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल टनल है, राउंड टनल है, वर्टिकल टनल है, कि कहीं पे भी आपको जाना है तो आप देख सकती हैं कि किस तरीके से अंदर जाना पड़ता है। आपको पहले हो सकता है एक मेटल की शीट काटनी पड़े, फिर आपको इतनी मोटी कंक्रीट काट के अंदर जाना पड़े, फिर अंदर कोई बंदा फंसा हुआ है तो उसको किस तरीके से आप रेस्क्यू करते हुए जो है वो अंदर जाएंगे और क्रॉल करते हुए जाके आपने उसको निकाल के लाना है। समटाइम्स इस ऑपरेशन के अंदर 2-2 दिन लग जाते हैं हमें। और इसी तरह टनल्स के अंदर हम काम कर रहे होते हैं। माशाल्लाह। ये सारे इक्विपमेंट है जो कि इस्तेमाल होता है। अगर ये स्प्रेडर है इसी तरीके से, और हाइड्रोलिक टूल्स है जिस पे मदद से किया जाता है। इसी तरह ये कटर्स हैं कि ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें। इसके अलावा ये देखिए, इसके अलावा
लिफ्टिंग बैग्स हैं और ये मुख्तलिफ सारा सामान है जो कि ये रेस्क्यू का सामान है जो कि मुख्तलिफ रेस्क्यू ऑपरेशंस के अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है, फ्रॉम लिफ्टिंग बैग्स टू स्प्रेडर्स टू कटर्स, ये सारा का सारा क्रशर्स हैं, तो ये लिफ्टिंग जैक्स हैं K12 के, ये भी कटर्स हैं, तो ये मुख्तलिफ किस्म का सारा सामान है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई ऐसा बिल्डिंग मुनज़्ज़म होने का या कोई ऐसा ऑपरेशन होता है जहाँ पे हमें जाके काम करना पड़ता है। तो सर ये जो सारा इक्विपमेंट यहाँ पे अभी तक मैंने सारे एकेडमी में देखा है, ये आप लोग पाकिस्तान से ही बनवाते हैं, लेते हैं या बाहर से भी? जी, कुछ तो जो गाड़ियाँ सारी चीज़ें फैब्रिकेशन है वो अब आज हम पाकिस्तान में ही कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ स्पेशलाइज इतने इक्विपमेंट हैं जो स्पेशलाइज बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग के हैं, ये इंटरनेशनली भी बड़ी चंद कंपनीज हैं जो कि बनाती हैं, सो वो इंटरनेशनली फिर ये आता है। इसी तरह स्पेशलाइज इसके कैमराज हैं, ये फिर हम सुन सकते हैं कि अंदर कोई बंदा अगर है ट्रैप्ड है तो वो अगर ट्रैप कर रहा है तो उसके लिए स्पेशल सेंसर्स होते हैं। रास्ता ही बंद है तो ऑब्वियसली छाती तक चांस नहीं जा रहा होगा, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ये वेंटिलेटर किस तरह ऑपरेट कर रहा है, ये हमने मॉडल्स बनाए हुए एक एम्बुलेंस के, अगर उसमें आपने ट्रीटमेंट करनी है तो किस तरह से करनी है। ये अगर दिल मुतहर्रिक करने का तरीका यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, चेस्ट कंप्रेशन जो है की जा रही है, और उसके साथ उन्होंने ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर लगाया हुआ है, हार्ट को अगर शॉक देना पड़े तो उसको किस तरीके से देना है, तो ये साथ साथ उनको दे रहे हैं। और सांस अगला ये इसी तरीके से आप स्प्लिंटिंग देख सकती हैं कि किस तरीके से उन्होंने स्प्लिंट करनी है, अगर फ्रैक्चर है तो ये ना हो मज़ीद नुकसान ना पहुंचे, तो उसको किस तरीके से जो है उसको स्टेबलाइज किया जाता है स्प्लिंट के ज़रिए से। माशाअल्लाह। ये अगर हमारा ब्लीडिंग कंट्रोल है, अगर किसी को ब्लीडिंग ये ना हो खून बहने की वजह से ही सारी उम्र के लिए उसका वो उसकी डेथ हो जाए, तो इसलिए उसके अंदर किस तरीके से इनको स्टेबलाइज करना है, किस तरह से कंप्रेशन बैंडेज करनी है, वो इनको सिखाया जाता है। ये गर्दन और कमर के चोट के मरीज़ को किस तरीके से स्टेबलाइज किया जाता है, ये उसकी स्पेशलाइज्ड टॉल्स है कि किस तरह से स्पाइन बोर्ड की मदद से और नेक कॉलर की मदद से आपने जो है उसको इमोबिलाइज करना है पेशेंट को, ताकि उसको और मज़ीद कोई नुकसान ना पहुंचे और खुदा ना खास्ता वो सारी उम्र के लिए मफलूज ना हो जाए। ट्रेनिंग एकेडमी का हमने सारा दौरा कर लिया, और सर आखिर में मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से हम तो आप लोगों को सलाम पेश करते हैं। माशाल्लाह जो काम आप कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आखिर में कोई मैसेज आप देना चाहें। मेरी लोगों से अपील यही है कि जब भी आप कॉल करते हैं मैं बर वक्त कॉल करें ताकि हम बर वक्त मदद को आ सकें। बिला वजह 1122 नंबर को मसरूफ़ मत रखें, लेकिन जब इमरजेंसी हो मैं बर वक्त कॉल करें, क्योंकि जब आप हमें बर वक्त कॉल करेंगे तभी हम आपकी मदद को आ सकते हैं। और रेस्क्यूअर फ़ौरन लबैक कहते हुए आपकी मदद के लिए आते हैं, अपनी ज़िंदगियाँ ख़तरे में डालते हैं। लेकिन मेरी आपसे ये अपील होगी कि आज हम आपको रेस्क्यू तो कर रहे हैं, आज हम डेली बेसिस पे 4000 लोग रेस्क्यू करते हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हमने रेस्क्यू किया है, लेकिन हमें ज़्यादा खुशी तब होगी जब कल सुबह ये पता चले कल कोई हादसा नहीं हुआ, कल कोई आग नहीं लगी, तो मेरी कोई डूबा नहीं। तो इसलिए मेरी लोगों से ये इल्तिजा होगी रेस्क्यू की तरफ से कि अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में मत डालें। मोटर बाइक वालों से ख़ुसूसी तौर पर मैं कहूँगा, उनकी फैमिलीज से कहूँगा कि अगर आपको अपना भाई, खावन, बच्चा अजीज़ है तो उससे ये वादा लें कि जब वो जाएगा तो आहिस्ता जाएगा, स्लो स्पीड पे जाएगा, टाइम पे निकलेगा, ताकि वो बाहिफाजत अपने दफ्तर पहुंच सके, साइड लेन में रहे और बाहिफाजत घर आए। ये ना हो खुदा ना खास्ता उसको हस्पताल या खुदा ना खास्ता कोई और उसके साथ सीरियस वाक़या हो जाए, तो वो ज़रूर करें। दूसरा, आग जो भी बिल्डिंग आज बन रही हैं उनमें प्रॉपर इखराज के रास्ते रखें, फायर हाइडेंट लगाएं, ताकि आपको जो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ रहे। तो हमारा रेस्क्यू 1122 का साथ दें और अपनी ज़िंदगियों को भी जो है महफूज बनाएं, ताकि हम मिलकर एक महफूज पाकिस्तान बना सकें। थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज के हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त अगले प्रोग्राम तक के लिए, तब तक अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।